इंडिया में कई सारे स्पोर्ट्स खेले और फॉलो तो किए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट अभी भी हम इंडियंस के लिए एक रिलीजन से कम नहीं है। लेकिन इंडिया में फुटबॉल की और स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग या ईपीएल की व्यूअरशिप बड़े ही रैपिड रेट से बढ़ रही है। और हाल ही में ऐसी खबर आई है कि इंग्लैंड की हिस्टोरिक और यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम के ओनर्स ने अपनी क्लब के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा लिया है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, इंग्लिश रिपोर्ट्स की बात माने तो मुकेश अंबानी लिवरपूल एफसी को अक्वायर करने के डिस्कशंस में है। भले ही रिलायंस के स्पोक्स पर्सन ने इस न्यूज को डाउनप्ले किया है, लेकिन इंडिया की स्पोर्ट्स कम्युनिटी इन डेवलपमेंट्स को बड़े ही एक्साइटमेंट से फॉलो कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। शायद ये खबर आउटराइटली गलत हो, लेकिन सिर्फ इमेजिन करिए एक इंडियन कंपनी दुनिया की 5th रैंक्ड फुटबॉल टीम को ओन कर रही हो। इंडिया अगले साल दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगी। प्लस स्पोर्ट प्लस मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के बाद इंडिया में ही इंग्लिश प्रीमियर लीग की सबसे ज्यादा व्यूवरशिप पाई जाती है। और इंटरेस्टिंगली इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन और ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन अपने पीक पर है। ये स्टेटिस्टिक्स जैसे क्लियरली एक इनएविटेबिलिटी की ओर पॉइंट कर रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग का इंडियन मार्केट में डोमिनेंस, जहां तक के फुटबॉल व्यूवरशिप का सवाल है। और डिस्कशन पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि मुकेश अंबानी लिवरपूल को बाय करेंगे या नहीं, या कब बाय करेंगे, बल्कि ये भी है कि क्या फुटबॉल क्लब को बाय करना एक सही बिजनेस डिसीजन होगा भी या नहीं। और इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे। अंबानी ओन रिलायंस इंडस्ट्रीज की इंडियन स्पोर्ट्स बिजनेस में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उन्होंने 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को $111.9 मिलियन में तो खरीदा ही था, और इस सेल ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे एक्सपेंसिव टीम बना दिया था। अब बिलियनर्स के अलग अलग शौक जरूर होते हैं, लेकिन अंबानीज ने मुंबई इंडियंस की ओर अपने कमिटमेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है। नीता अंबानी और उनके बड़े बेटे आकाश को आपने टीवी पर देखा ही होगा अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। पर क्या आपको पता है कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल इंडियन टीम बनाने के लिए उनका टीम का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्लोज इन्वॉल्वमेंट रहा है। दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, कोचेस और मेंटोर्स की मदद से मुंबई इंडियंस के पास आज 5 आईपीएल टाइटल्स हैं। साथ ही साथ रिलायंस के एम्पायर ने इंडियन फुटबॉल पर भी अपनी नजर बना रखी थी। 2014 में अंबानी के होल्डिंग ग्रुप फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने इंडियन सुपर लीग लॉन्च की थी, एक आईपीएल स्टाइल एलीट फुटबॉल कंपटीशन जिसका मकसद इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट और बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना था। 8 सीजन्स के बाद ये कंपटीशन अनडाउटेडली एक सक्सेस रहा है। आज इसने इंडियन फुटबॉल को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया है, और जब ट्रेडिशनल पावर हाउस जैसे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसी टीम्स भी इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगी, तो लीग के साथ साथ इंडिया में फुटबॉल इकोसिस्टम और भी स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। एक बात तो क्लियर है, अंबानी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट तो हैं ही, लेकिन वो स्पोर्ट्स टीम्स को ओन करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स को भी समझते हैं। अभी आप पूछोगे कि ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं फुटबॉल टीम में इन्वेस्ट करने के। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो जनरेशन से चलता आ रहा है, और उसकी पॉपुलैरिटी ग्लोबल स्तर पर पहुंच चुकी है। और ये फीवर बढ़ते डिजिटल इनिशिएटिव्स और लाइव कवरेज ब्रॉडकास्टिंग की वजह से आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए आज स्पोर्ट्स एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। सिर्फ एक सिंपल सी बॉल को गोल तक पहुंचाने वाली गेम आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। प्लेयर से लेकर लीग से लेकर फैंस सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं इस मैसिव मनी मेकिंग इंडस्ट्री में। जब लायनल मेसी और रोनाल्डो साल के $10s of millions कमा रहे हो, तो जाहिर है कि गेम से पैसे तो बनी रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स फुटबॉल के इस सक्सेस के पीछे, और किस तरह अंबानी जैसे ओनर्स इस जाइगेंटिक इंडस्ट्री से फाइनेंशियल बेनिफिट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इंग्लैंड में मेजर टीम्स के फुटबॉल स्टेडियम्स के नाम उनकी सिटीज से रिलेटेड होते थे, लेकिन फुटबॉल के कमर्शियलाइजेशन के बाद जब व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई तो कॉर्पोरेशंस को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। आइकॉनिक स्टेडियम्स के नेमिंग राइट्स लेने से कॉर्पोरेट्स को वाइड ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, और ये फुटबॉल क्लब्स के लिए भी ल्यूक्रेटिव प्रोपोजिशन बन जाता है। सेकंड है टीवी डील्स। बाय फार फुटबॉल टीम्स के लिए सबसे बड़ा मनी मेकर जो है वो है टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन डील्स, और ये आज हर लीग के लिए एक इसेंशियल
सब्सटैंशियल और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन चुका है। एक्सपेक्टेड है कि 2022 से 2025 के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड की टॉप फ्लाइट लीग इन टीवी डिस्ट्रीब्यूशन डील्स के जरिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग $13.5 बिलियन इन टोटल कमाएगी और ये रेवेन्यू लीग की टीम्स के बीच उनकी लीग फिनिशिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ईपीएल के चैंपियंस को इस डील में $239 मिलियन मिलेंगे और दूसरी तरफ लास्ट रैंकिंग टीम को भी $143 मिलियन गारंटीड मिलेंगे। अब आप सोच ही सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा पैसा है। स्पॉन्सरशिप्स हर एक प्लेयर पिच पर किसी भी बिजनेस के लिए एक वॉकिंग एडवर्टाइजमेंट के बराबर है, इसलिए आपने देखा होगा कि किस तरह प्लेयर्स की जर्सी पर स्पॉन्सर्स के नाम रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ह्यूज अमाउंट्स देने के लिए तैयार हैं किसी भी विनिंग टीम की जर्सी पर अपना नाम लगाने के लिए। और तो और जितना ही क्लब सक्सेसफुल होता जाता है, क्लब्स अपने शर्ट स्पॉन्सर जैसे कि नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस और प्यूमा जैसी कई कंपनीज के साथ अट्रैक्टिव टर्म्स के लिए नेगोशिएट भी करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली गेन कर सकें अपने सक्सेस के दाम पर। ब्रॉडकास्टिंग के एडवांसमेंट के बावजूद क्राउड अटेंडेंस आज भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी भी क्लब के एनुअल रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इंग्लैंड में टॉप क्लब्स £2 मिलियन से ज्यादा एक एवरेज मैच डे पर ही कमा लेते हैं। प्लस क्लब्स के वर्ल्ड ओवर में फैंस प्लेयर्स के नाम की जर्सीज जैसे कई मेमोरेबिलिया भी क्लब वेबसाइट्स और स्टोर से खरीदते हैं, जो इन क्लब्स के लिए एडिशनल इनकम जनरेट करता है। तो ये तो हो गया कि क्लब्स पैसे कैसे कमाते हैं, बट लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलती है और उस लीग में क्या अपॉर्चुनिटीज और रिस्क हैं उसकी बात करना भी जरूरी है। फुटबॉल में और स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग में ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रनवे है। इंग्लैंड की प्रीमियर लीग फुटबॉल की सबसे वेल्दियस्ट लीग है, जिसने 2021 से 22 के दौरान 3.65 बिलियन यूरोस जनरेट किए थे सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से। अब आपको ये फिगर बहुत ज्यादा लग रहा होगा अंटिल आप अमेरिकन फुटबॉल की नेशनल फुटबॉल लीग के आंकड़े देखें। जी हाँ, NFL ने उस साल में ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से लगभग $11 बिलियन जनरेट किए थे। ये तो बात थी सिर्फ टीवी ब्रॉडकास्ट से आ रहे रेवेन्यूज की। अगर हम कमर्शियल और स्पॉन्सरशिप डील्स को भी इंक्लूड करें तब भी इंग्लिश प्रीमियर लीग NFL के करीब भी नहीं आता। NFL में हर टीम इस हिस्से से $343.75 मिलियन घर लेकर जाती है, लेकिन EPL में जहां परफॉर्मेंस बेस्ड डिवीजन होता है रेवेन्यू का, वहां चैंपियंस को ही $239 मिलियन का शेयर मिलता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक तरफ NFL है जो सिर्फ अमेरिका में टेलीवाइज होता है, वहां पर टीवी डील से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो आने वाले समय में ग्लोबली पॉपुलर EPL के पास भी इसको ग्रो करने का कितना पोटेंशियल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं EPL में टीवी ब्रॉडकास्टिंग डील समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि जब हम टीवी मनी की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में सीजन के एंड में ये रेवेन्यू को टीम्स के बीच शेयर तो किया जाता है, मगर उनके लीग पोजीशन के हिसाब से, यानी कि कोई भी टीम लीग टेबल में जितना नीचे फिनिश करेगी उसका टीवी मनी शेयर भी उतना कम हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं जो किसी भी क्लब के लिए छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ रेवेन्यूज में बल्कि उनके फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल में भी। आइए इसको समझते हैं। EPL में टॉप 4 टीम्स को UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस चैंपियंस लीग कंपटीशन में खेलने का मौका मिलता है और किसी भी क्लब के लिए चैंपियंस लीग खेलना सीजन की शुरुआत में ऑब्जेक्टिव रहता ही है कि वो इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो जाएं, क्योंकि ऐसा होने से उनके रेवेन्यूज और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये रेवेन्यूज क्वालिफाइड टीम्स को उनके परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट रैंकिंग और टीवी मनी के बेसिस पर मिलते हैं। किसी भी टीम की कोफिशिएंट रैंकिंग प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करती है उनके कंपटीशन में हिस्टोरिकल सक्सेस पर, और यकीन मानिए इस कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए तमाम जी जान लगा देते हैं, ना सिर्फ कंपेटिटिव स्पिरिट के लिए लेकिन फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी। UEFA चैंपियंस लीग के अलावा 5th से 7th फिनिश करने वाली टीम्स को यूरोपा और कॉन्फ्रेंस लीग खेलने का भी मौका मिलता है। यहाँ भी चैंपियंस लीग की तरह टीम्स एडिशनल इनकम जनरेट कर पाती हैं, मगर ये UEFA चैंपियंस लीग के कंपैरिजन में काफी कम रहता है। और 1st से 7th प्लेसेस से बाहर फिनिश करना मतलब क्लब के रेवेन्यू का हिट होना, इसलिए टीम्स के ऊपर काफी प्रेशर रहता है कि वो यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई करें ताकि उन्हें एडिशनल टीवी मनी का लाभ मिल सके। और किसी भी टीम का 18th से 20th पोजीशन पर फिनिश करना मतलब उनका लोअर लीग में रेलीगेट होना हो जाता है, और जब टीम्स रेलीगेट हो जाती हैं तो उन्हें नेक्स्ट सीजन इंग्लिश प्रीमियर लीग से मिलने वाला बम्पर टीवी मनी का चेक बंद हो जाता है, जो इन क्लब्स के फाइनेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा डेंट होता है।
और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो फुटबॉल में ज्यादा मार्जिन्स नहीं है। केपीएमजी के 2017 में रिलीज हुए फुटबॉल क्लब्स वैल्यूएशन की रिपोर्ट में से लिए गए इस स्निपेट को देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इस स्पोर्ट में ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के सामने कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ते हैं और इसलिए कभी कभार तो क्लब्स के लिए सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाता है अगर ओनर्स और प्लेयर्स ऑफ एंड ऑन पिच परफॉर्म ना करें। जिस तरह इन्वेस्टर्स अपनी इनकम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह फुटबॉल में री इन्वेस्टमेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी भी क्लब के ऑन एंड ऑफ द पिच सक्सेस के लिए। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्लांट्स और इक्विपमेंट जैसे एसेट्स बाय करती हैं, बस वैसे ही फुटबॉल क्लब्स भी प्लेयर्स को बाय करते हैं और तो और प्लेयर्स के वेजेस भी क्लब के एक्सपेंसेस में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। वेजेस को हम कंपनीज के एम्प्लॉय कॉस्ट की तरह देख सकते हैं। कई बार तो बड़े और सक्सेसफुल क्लब्स में फैंस का प्रेशर ही इतना होता है कि क्लब्स कभी कभार इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं जो क्लब के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को डैमेज करता है। जैसे कि किसी प्लेयर पे ओवर स्पेंड कर देना जो हम आईपीएल में बहुत बार देखते हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी फुटबॉल इंस्टीट्यूशन के लिए रिटर्न्स टीम के सक्सेस से बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं और जरूरी नहीं हर कोई प्लेयर ट्रांसफर सक्सेसफुल हो। और पिच पे कंपटीशन तो रहता ही है जो बिजनेस के लिए अक्सर लो रिटर्न ऑन कैपिटल में रिजल्ट करता है। पर अब सवाल ये बनता है कि आखिर लिवरपूल फुटबॉल क्लब में ऐसा क्या है जो अंबानीज को अट्रैक्ट कर रहा है। जो फुटबॉल को अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें कुछ तो आइडिया होगा ही, लेकिन जो लोग फुटबॉल में अनइनिशिएटेड हैं उनके लिए चलिए आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इंग्लैंड की वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स में से एक। 19 इंग्लिश टॉप फ्लाइट लीग चैंपियनशिप, 6 यूरोपियन चैंपियंस लीग विनर और न्यूमरस दूसरी डोमेस्टिक और कॉन्टिनेंटल कप्स जीतने वाली ये टीम 130 साल पुरानी फुटबॉल क्लब है। हिस्टोरिकली सक्सेसफुल लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए 1991 से लेके एंड ऑफ 2010s तक काफी लीन पीरियड रहा था इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑन द पिच। हाँ, भले ही टीम ने पहले जैसी रूथलेसनेस से लीग टाइटल्स नहीं जीते हैं, लेकिन टीम कंपेटिटिव जरूर थी। और फिर 2005 के इस्तांबुल मिरेकल ने लोगों के रिवाइवल के होप्स को कमजोर नहीं होने दिया है। फैंस को उनके पेशेंस का डिविडेंड 2018-19 के बाद मिला जब लिवरपूल एफसी ने फिर से यूईएफए चैंपियंस लीग को जीता और आने वाले 4 सालों में अपने आप को दुनिया की टॉप टीम्स में एस्टैब्लिश कर लिया। यूरोपियन ट्रॉफी के बाद क्लब ने अगले साल लगभग 30 इयर्स के बाद इंग्लिश चैंपियंस का खिताब जीता था। लास्ट सीजन भी उनके लिए ट्रॉफीज के टर्म्स में काफी सक्सेसफुल रहा था, जिसके बाद वो अनडिस्प्यूटेडली इंग्लैंड की सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी थी। ऑफ कोर्स लिवरपूल एफसी ने इस सीजन को काफी स्लो तरीके स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफ द पिच यानी कि बिजनेस वाइज ये क्लब बहुत ही हेल्दी पोजीशन पर है। आइए जानते हैं कैसे। 2010 में उस समय के ओनर्स हिक्स एंड जिलेट की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये क्लब ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी की कगार पर था, लेकिन अहम वक्त पर आकर न्यू इंग्लैंड स्पोर्ट्स वेंचर्स या फिर प्रेजेंट डे फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप यानी कि एफएसजी ने ये अनहोनी होने से रोक ली थी। फाइनेंशियल और टीम रीबिल्डिंग दोनों का ही प्रोसेस स्लो था, लेकिन प्रूडेंट प्लेयर ट्रांसफर्स और टीम मैनेजर की मदद से आज ये क्लब फिर से फीनिक्स की तरह राइज होकर एक यूरोपियन फुटबॉलिंग सुपर पावर बन गया है। लेटेस्ट ईयर के रिजल्ट्स फिलहाल बाहर नहीं आए हैं, लेकिन स्विस रैम्बल जो ट्विटर पे और अपने ब्लॉग्स के जरिए फाइनेंस एस्पेक्ट ऑफ फुटबॉल के बारे में लिखते हैं, उन्होंने लिवरपूल एफसी के 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज किया था। फुटबॉल के बिजनेस एस्पेक्ट को फॉलो करने के लिए आप भी स्विस रैम्बल को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @SwissRamble। उनका एनालिसिस कहता है कि लिवरपूल के रेवेन्यूज रिलेटिवली कम थे, मगर प्लेयर सेल से उनके प्रॉफिट शार्पली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो क्लब की ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यूज में हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 32% का जंप देखने को मिला है। 2012 से लेकर 2021 तक लिवरपूल के ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट पैंडेमिक ईयर 2020। इनफैक्ट क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए कंसिस्टेंटली क्वालिफाई किया था और इसी दौरान उस कंपटीशन में बहुत उम्दा भी गए थे, जिसका रिफ्लेक्शन हमें उनके वहां से आने वाले रेवेन्यूज के कंट्रीब्यूशन से नजर आता है। हम आपको बता दें कि इस दौरान क्लब्स कोविड लॉकडाउन के रेगुलेशन से पूरी तरह बाहर नहीं आए थे, जिसकी वजह से क्लब के प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कमर्शियल रेवेन्यूज काफी लो थे। फिर भी रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स उन्होंने इस सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था थैंक्स टू स्पॉन्सरशिप्स। लेकिन पोस्ट कोविड के डिफिकल्ट समय में भी जब आधे सीजन तक फैन स्टेडियम में अलाउड नहीं थे, क्लब ने अपने लॉसेस 47 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स तक नैरो कर लिए थे और ये बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मानी जा सकती है।
एफएसजी के अंडर अपने श्रूड नेगोशिएशंस की वजह से लिवरपूल एफसी ने प्लेयर ट्रांसफर मार्केट में मास्टरी पा ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2017 से 21 के बीच में प्लेयर सेल से 342 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की इनकम जनरेट की थी। और ये क्लियरली उनके प्लेयर्स पर नेट स्पेंड यानी कि प्लेयर्स को लाने में और बेचने के डिफरेंस में दिखता है। 2017 से लेके 2021 के बीच क्लब ने भले ही नए प्लेयर्स को लाने में 660 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का आउटले किया हो, लेकिन उनका नेट स्पेंड इस दौरान सिर्फ 318 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का था। और अगर हम क्लब के ग्रॉस डेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान ये नंबर 70 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से रिड्यूस हुआ है। और नेट डेट घटने की वजह से कैश बैलेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 48 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से इंक्रीज हुआ है। पैंडेमिक के बाद क्लब की बैलेंस शीट पर जरूर इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन वो इंप्रूव होने की ट्रेजेक्टरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली अगर हम ग्रॉस डेट की बात करें तो। ग्रॉस डेट का मतलब है कि किसी भी फर्म के लिए उनका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट कितना है, और नेट डेट हमको बताता है कि बैलेंस शीट पर कैश को कंसिडर करने के बाद कंपनी के पास कितना डेट है। ये थे लिवरपूल एफसी के फाइनेंशियल्स। लिवरपूल फुटबॉल क्लब की डोमेस्टिक और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस ने उनके रेवेन्यूज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया है। हालांकि उनके प्रॉफिट्स पर पैंडेमिक का इम्पैक्ट भी पड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लब की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और लेटेस्ट रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, मेनली बिकॉज ये कोविड के बाद का पहला नॉर्मलाइज सीजन रहा था। और हेज फंड मैनेजर्स होने के नाते लिवरपूल के ओनर्स एफएसजी ने उनके इस इन्वेस्टमेंट में अपना हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है, और इसलिए शायद वो लिवरपूल एफसी की ओनरशिप से एग्जिट लेना चाहते हैं। कुछ दिन पहले की खबर आई थी कि लिवरपूल एफसी के ओनर्स एफएसजी ने गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले को अपने इस सेल को आगे ले जाने के लिए हायर किया है। 12 साल पहले 300 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स में इस आइकॉनिक क्लब को खरीदने के बाद आज वो अपने 100% स्टेक के लिए बायर्स ढूंढ रहे हैं, जो उनकी 3.45 बिलियन जीबीपी की वैल्यूएशन को मीट कर सके। जी हाँ, ये वैल्यूएशन उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मोर देन 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगी। और इस वैल्यूएशन का प्रेसिडेंट सेट किया है रिसेंटली ओनरशिप चेंज करने वाली चेल्सी एफसी ने। हाल ही में अमेरिकन बिजनेसमैन टॉड बॉली ने चेल्सी का 4.25 बिलियन जीबीपी में टेकओवर कंप्लीट किया था, और कहा जा रहा है कि इसी डील ने एफएसजी के लिवरपूल एफसी को बेचने के इस फैसले को इंस्पायर किया था। तो क्या फुटबॉल की बढ़ती पॉपुलैरिटी एज एन एंटरटेनमेंट स्पॉट और लिवरपूल के रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इस वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करते हैं? क्या अंबानी क्लैन अपनी डोमेस्टिक अरीना में स्पोर्टिंग एक्सपर्टीज और सक्सेस को फॉरेन क्लब में रिप्लिकेट कर पाएंगे, स्पेशली जहां फैंस और कॉम्पिटिशन दोनों ही बहुत डिमांडिंग हो? हम सभी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। बाय द वे, क्या आपको पता है मुकेश अंबानी ने लिवरपूल को पहले भी खरीदने की कोशिश की थी? इंटरेस्टिंग। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये डील आगे जाएगी या ये सिर्फ एक अफवाह ही रह जाएगी? अगर आपके पास भी कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये यूनिक एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.